हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस में क्या होता है कि कोई भी ऑसिलेशन जिसमें एनर्जी का लॉस होता है ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, फ्रिक्शन, मेनली रेजिस्टिव फोर्सेस के कारण, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है मोशन का, एनर्जी है, वो क्या होता है, कम होता जाता है और फाइनली वो सिस्टम रेस्ट पे आ जाता है। प्रैक्टिकली जो भी ऑसिलेशंस अपने आप से सस्टेन करते हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होते हैं। अब अगर हमें ऑसिलेशंस को कंटिन्यू करना है, ऐसा चाहते हैं हम कि ऑसिलेशंस होते ही रहें, तो वहां पर एक्सटर्नल फोर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है और ऐसे केसेस में उसको फोर्स्ड ऑसिलेशंस बोला जाता है। जैसे आप एक एग्जांपल ले, मान लो एक स्विंग है, झूला है, उस पर कोई बच्चा बैठा हुआ है, आपने उसको एक बार धक्का देके छोड़ दिया, तो आप देखेंगे वो धीरे धीरे क्या होगा, झूला रुक जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो बच्चा झूला झूलता रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बीच बीच में फोर्स देते रहना पड़ेगा, बीच बीच में उसको फिर से धक्का देना पड़ेगा। तो ऐसे ऑसिलेशंस को हम फोर्स्ड ऑसिलेशंस बोलेंगे। और फिर हम रेजोनेंस के बारे में भी समझेंगे कि रेजोनेंस क्या है। तो आइए जानते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस के बारे में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हों। ओके, सो व्हाट आर फोर्स्ड ऑसिलेशंस, चलिए डिस्कस करते हैं। So, in certain situations, apart from the restoring force and the damping force, there is yet another force applied on the body which itself changes periodically with time. तो क्या होता है कि जैसे नॉर्मली जो हमने ऑसिलेशंस देखे हैं उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्प्रिंग का फोर्स हो गया, एक डैम्पिंग फोर्स हो गया है जो एनर्जी को डिसिपिएट करता है। उसके साथ अगर हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फोर्स भी क्या कर रहा है, पीरियोडिकली चेंज कर रहा है, टाइम के साथ ऑसिलेट कर रहा है, जनरली ऐसी सिचुएशंस होती हैं। जैसे मैंने अभी स्विंग वाला एग्जांपल लिया, तो उसमें भी क्या हो रहा है, हम फोर्स कंटिन्यूअसली नहीं लगा रहे, हमने एक पोजीशन पे आया, उसको धक्का दिया, फिर फोर्स हट गया वहां से, फिर वो आया, फिर उसको धक्का दिया। तो इस तरह से हमने एक कैसा फोर्स लगाया, ऐसा फोर्स लगाया जो पीरियोडिकली उस पर एक्ट कर रहा है, अपने आप को पीरियोडिकली चेंज कर रहा है। जब लगाया तब फोर्स लगा, फिर छोड़ दिया, फोर्स जीरो हो गया, फिर वापस आई उस पोजीशन पे, फिर हमने धक्का दिया। तो इस तरह से एक पीरियोडिकली चेंजिंग फोर्स हमने उस पर लगाया। So let the external forces of the form F is equal to F naught sin omega d into t। तो सिंप्लिसिटी के लिए मान लो, हम मैथमेटिकली ऐसा मान लें कि जो हमने फोर्स लगाया वो कैसा है, एक साइन कोसाइन टाइप का फंक्शन है। तो जो हमने अप्लाइड फोर्स लगाया, इट इज ऑफ द फॉर्म एफ नॉट साइन ओमेगा डी इंटू टी। और जब आप ट्वेल्थ क्लास में जाते हो तो एसी पढ़ते हो, अल्टरनेटिंग करंट, उसमें भी क्या होता है, जो सोर्स है वो एक तरीके से एक्सटर्नली जो है एक तरीके से फोर्स का काम करता है, क्योंकि जो रेजिस्टर में एनर्जी डिसिपिएट होती है उसको कंपनसेट करने के लिए सोर्स एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इट इज ऑल्सो लाइक फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, लेकिन ठीक है, वो पार्ट ट्वेल्थ में हम देखेंगे। अभी हम इलेवेंथ वाले पार्ट के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने फोर्स लगाया एफ नॉट साइन ओमेगा डी इंटू टी। नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज, अब इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन, और एसिलरेशन इज डीवी बाई डी टी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया एम डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू, राइट साइड में लिख दिया जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसमें। तो एक तो रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है माइनस के एक्स, एक डैम्पिंग फोर्स लग रहा है माइनस बीवी, और एक जो हमने फोर्स लगाया एफ नॉट साइन ओमेगा डी इंटू टी। So the motion is complicated for some time, and after this, the body oscillates with the driven frequency omega d of the applied periodic force. The displacement is given by x is equal to a sin omega dt plus phi. देखो, मान लो कोई सिस्टम पहले से ऑसिलेट कर रहा है, अब उसमें हमने फोर्स लगा दिया, तो जरूरी नहीं है वो फोर्स उसको सपोर्ट कर रहा हो, उसको अपोजिट लग सकता है। तो क्या हो सकता है, सिस्टम थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे मान लो एक बच्चा ही झूला झूल रहा है, अब वो आगे जा रहा है, हमने अचानक से फोर्स कुछ उल्टा लगा दिया उसमें, तो वो थोड़ा सा क्या होगा, अपनी फ्रीक्वेंसी जो फोर्स हमने लगाया उससे एडजस्ट होने में दिक्कत करेगा। भाई पहले इधर जा रहा था, हमने ऑपोजिट फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा कम होगा एम्पलीट्यूड, फिर उसका हमने फोर्स लगाया, फिर थोड़ा सा ऑपोजिट में बढ़ सकता है। लेकिन जब भी कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे
तो फाइनली क्या होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके हिसाब से सिस्टम अपने आप को ट्यून कर लेता है। तो एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से ऑसिलेशंस शुरू हो जाते हैं, और जो फाइनली जब ऐसी एक कंडीशन आ जाती है कि वो एक फिक्स्ड ऑसिलेशंस करने लगता है, तो हम देखेंगे उसकी इक्वेशन जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव। ओमेगा डी जो है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, जो हमने फोर्स लगाया उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है जो सिस्टम को ड्राइव करेगी। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा डी टाइम्स टी प्लस फाइव। अब ये जो एम्पलीट्यूड है ये किस तरह का आता है, तो एम्पलीट्यूड इस फॉर्म का आता है यहाँ पे, a इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस पूरे का भी होल स्क्वायर। ओमेगा नॉट क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम विच इज अंडर रूट के बाय एम, एंड माइनस बी ओमेगा डी बाय एम का होल स्क्वायर। और m को अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएं तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा एफ नॉट अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर टाइम्स ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसके डेरिवेशन में हमें जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे कोर्स में नहीं आता है। तो ये एम्पलीट्यूड इस फॉर्म का होता है, इसको याद रख सकते हैं, रखना चाहिए। वैसे जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं देखे हैं आज तक मैंने, लेकिन फिर भी कभी आ सकते हैं, या हो सकता है आया हो मैंने मिस कर दिया हो, तो मगर बहुत रेयरली पूछा जाता है, अगर पूछा भी जाता है तो याद रखेंगे तो ऑब्वियसली फायदे में रहेंगे। लेकिन फिर भी आप अगर इसको नहीं याद रखना चाहते तो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ओमेगा नॉट जो है अंडर रूट के बाय एम है, विच इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, and in forced oscillation the energy lost due to the damping force is compensated by the work done by the applied force। तो क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन में एनर्जी लॉस हो रही है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि वो सिस्टम एक सस्टेन्ड ऑसिलेशंस मेंटेन कर लेगा, क्यों, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, और जितनी एनर्जी लॉस होगी उतनी एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई कर देगा, उसके हिसाब से एम्पलीट्यूड भी आएगा। जैसे हमने ज्यादा फोर्स लगाया तो ज्यादा एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशंस होंगे, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी लॉस को कंपनसेट कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स वो क्या होगा, एक एम्पलीट्यूड अपने आप एडजस्ट कर लेगा, और उस स्थिति में जितनी एनर्जी डैम्पिंग से लॉस हो रही होगी उतना अप्लाइड फोर्स वर्क करके उस एनर्जी को कंपनसेट कर देगा। सो द ऑसिलेशंस विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आर देयरफॉर सस्टेन्ड। तो देख भी सकते हो एम्पलीट्यूड जो है फोर्स पर डिपेंड करता है। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास ये आया। नाउ इफ वी वेरी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो अगर हमने अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा की जगह इसको ओमेगा डी लिखा होना चाहिए यहां पर, तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। तो इफ वी वेरी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी, let me also try to change it here. So this is omega d. Okay, so if we vary the angular frequency omega d of the applied force, this amplitude changes and becomes maximum when omega d is equal to omega dash, which is under root omega naught square minus b by 2m का whole square। ठीक है, तो अगर हम इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी को वेरी करेंगे तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, जब ओमेगा डी किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा डैश। ओमेगा डैश क्या है, याद आया आपको, तो ये हमने डैम्पिंग में पढ़ा था कि जो डैम्पिंग वाले ऑसिलेशंस होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशंस की, वो ओमेगा डैश होती है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, फिर बीटा इज बी बाय 2m। तो अगर डैम्पिंग फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली वो सिस्टम की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, ओमेगा नॉट स्प्रिंग मास सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, अगर कोई डैम्पिंग नहीं होती तो सिस्टम ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी से एसएचएम करता है, विच इज अंडर रूट के बाय एम। अगर डैम्पिंग होती है तो सिस्टम की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा इज बी बाय 2m, बी इज डैम्पिंग कांस्टेंट। तो अगर एक डैम्पिंग सिस्टम है तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बेसिकली ओमेगा डैश हो गई, विच इज अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, विच इज दिस थिंग। तो अगर ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश के बराबर हो जाती है तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस हैं वो क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं, और इसी फिनोमिनन को रेजोनेंस बोला जाता है। तो रेजोनेंस में क्या होता है कि जो
एक्सटर्नल फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी, बेसिकली जो हमारा सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो जो ऑसिलेशंस होते हैं उनका एम्पलीट्यूड हाइयर हाइयर होता जाता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो इसको ऐसे समझो, जैसे एक बच्चे को मान लो वो स्विंग कर रहा है, झूला झूल रहा है। अब जब वो हमारे पास आया, इस तरफ जा रहा था, हमने उधर ही धक्का दिया, फिर इधर आया, जब उधर जा रहा था उधर ही धक्का दिया। तो फ्रीक्वेंसी मैच करने का मतलब है कि हमारी फ्रीक्वेंसी अगर उससे मैच करेगी तो हम उसको क्या कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन में ही, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, मतलब जब वो इधर आ रहा है तो कभी हम इधर धक्का दे रहे हैं, कभी इधर आ रहा है हमने उसको इधर धक्का दे दिया, तो हम हमारी फ्रीक्वेंसी उससे मैच नहीं कर रही। समझ आ रहा है? देखो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, ऑसिलेशन। फिर से एक सेकंड में ये यहां आ रहा है और एक सेकंड के बाद ही हम धक्का देते हैं, फिर एक सेकंड में यहां आया, हमने एक सेकंड के बाद उसको धक्का दिया, धक्का दिया मतलब एनर्जी दी उस पोजीशन में, तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है और उसी टाइम पे धक्का दे रहे हैं। अब हमारी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, उसकी एक सेकंड है, हमारी आधा सेकंड है, तो एक सेकंड में मतलब आधे सेकंड में वो यहां पहुंचा, हमने यहां धक्का दे दिया। अब यहां पहुंचा तो यहां धक्का दे दिया, तो अब धक्के की भी डायरेक्शन चेंज हो रही क्योंकि वो पीरियोडिकली वेरी कर रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड है वो बेसिकली कुछ पार्ट में उसको एनर्जी मिलती है, कुछ पार्ट में एनर्जी लॉस करता है वो। अगर उसको प्रॉपर जो फ्रीक्वेंसी है ड्राइविंग फोर्स की वो मैच नहीं करती है सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से, तो एम्पलीट्यूड ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। तो एम्पलीट्यूड तब बढ़ता है जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। सो फॉर स्मॉल डैम्पिंग, अगर स्मॉल डैम्पिंग होगी यानी बी बहुत ही छोटा होगा ओमेगा नॉट के कंपैरिजन में, या बी बाय 2m बहुत ही छोटा होगा ओमेगा नॉट के कंपैरिजन में, तो ओमेगा डैश ओमेगा नॉट के बराबर हो जाता है। देन द रेजोनेंस occurs when the applied frequency is almost equal to the natural frequency। तो उस केस में जो रेजोनेंस है वो कब होगा, जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से हम बात करें, देखो ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये बता रहा है बेसिकली ओमेगा का वेरिएशन। तो ओमेगा वेरी कर रहा है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। अब जब ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी सोर्स जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसमें भी अगर स्मॉल डैम्पिंग है तो वो ओमेगा नॉट के पास देखेंगे, तो स्मॉल डैम्पिंग अगर हो रही है तो ओमेगा डी जब ओमेगा नॉट के बराबर है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। देखो ये एम्पलीट्यूड ही है, अगर ओमेगा डी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बहुत कम है। ठीक है, अगर ओमेगा डी बहुत ज्यादा है तो भी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बहुत कम है। लेकिन अगर ओमेगा डी ओमेगा नॉट के बराबर हो गया रेजोनेंस कंडीशन, तो डैम्पिंग क्या हो जाएगी, मतलब एम्पलीट्यूड काफी बढ़ जाएगा। अब स्मॉलर डैम्पिंग में बिल्कुल ओमेगा नॉट पे ये चीज होगी, लेकिन अगर डैम्पिंग बढ़ाते जाएं जैसे बी बाय 2m 1/4 ओमेगा, तो ओमेगा नॉट से थोड़े से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे आएगी ये हमारे पास मैक्सिमा, और हमने डैम्पिंग बढ़ा दी तो और थोड़ा सा यहां से शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें ओमेगा डैश लेना पड़ेगा, विच इज अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाय 2m का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखते हैं। और जब लार्जर डैम्पिंग होगी तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं आएगा ऑसिलेशन का। स्मॉलर डैम्पिंग के केस में जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो काफी ज्यादा आएगा जब रेजोनेंस वाली कंडीशन वहां पर होगी। ठीक है, और अगर हम आइडियल सिचुएशन मान ले जहां पे डैम्पिंग कांस्टेंट जीरो हो गया, तो रेजोनेंस के केस में थ्योरेटिकली हम बात करें तो इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली तो डैम्पिंग होती ही है, इसलिए इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकल केस की बात करें कि अगर कहीं पे कोई डैम्पिंग नहीं हो रही है, तो इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी इंफिनिटी। ओके, नाउ एम्पलीट्यूड वेरिएशन विथ चेंजिंग ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से एम्पलीट्यूड ऑफ कैसे वेरी करता है वो हम देखेंगे। तो केस वन, स्मॉल डैम्पिंग ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी फार फ्रॉम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो स्मॉल डैम्पिंग, डैम्पिंग तो स्मॉल है लेकिन जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा है। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी अगर उससे बहुत ज्यादा है, मतलब इन रीजन में है, इस रीजन या इस रीजन में, हम ये केस ले रहे हैं कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, ओमेगा डी इंटू बी इज लेस देन, मतलब ये वाला फैक्टर काफी कम है इस वाले फैक्टर से, एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, एक्चुअली ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर होना था यहां भी, तो स्लाइड मिस्टेक इज देयर। तो ओमेगा डी बी इज लेस देन इक्वल टू एम ओमेगा डी स्क्वायर माइनस, या इसको हम एम इसका स्क्वायर बोल दें ओमेगा नॉट स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन ओमेगा डी, हम ओमेगा डी कम की बात कर रहे हैं। ओके, सो व्हेन ओमेगा डी बी
इज लेस देन दिस फैक्टर। इसमें देखो कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्म आ जाएगी। तो ये अगर कंडीशन है तो क्या होगा, तो हम देखोगे सेकंड टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो आ जाएगा एफ नॉट बाय एम अपॉन ये ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर। ये ओमेगा डी भी सबस्क्रिप्ट में आएगा। ओके, देयर आर सम मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। ओके, so this is the thing. So amplitude is greatest when omega d by omega is 1. तो अगर ओमेगा डी बाय ओमेगा 1 हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड जो है ग्रेटेस्ट आएगा। एक्चुअली अगर ओमेगा डी बाय ओमेगा 1 हो गया, एग्जैक्ट 1 हो गया, तो ये फैक्टर 0 ही हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली वो 1 नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ उसमें जो है वैल्यू इसकी नियरेस्ट टू 1 आएगी तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। और डैम्पिंग का इफेक्ट भी रहता है, जैसे हमने इस फैक्टर को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, अगर ये टर्म पूरी 0 भी हो गई तो ये वाला फैक्टर कुछ भी हो, थोड़ा सा होगा वहां पर, तो ये एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट नहीं होगा। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, काफी लार्ज वैल्यू हो जाएगी बट इट वोंट बी इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर ओमेगा डी बाय ओमेगा 1 हो गया तो भी ये टर्म 0 हो जाएगी। स्टिल फिर ये वाली टर्म जो बचेगी इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहां पे हम वैसे इस केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब ओमेगा टी इंटू बी इज लेस देन एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। हम इस वाले फैक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस वाले केस की, या तो ये वाला केस या ये वाला। यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, ओमेगा डी बी ग्रेटर देन हो जाएगा तो हम राइट साइड वाली तरफ पहुंच जाएंगे, कम होगा तो लेफ्ट साइड वाली तरफ। तो वहां पर क्या होगा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होगी, एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, लेकिन एक कम वैल्यू वहां पर हमें मिलेगी। ये केस आगे होगा जब जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के पास होगी, इसको हम अगले केस में भी देखेंगे। सो if we go on changing the driving frequency, the amplitude tends to infinity when it equals the natural frequency. जब हम ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे और वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के नजदीक पहुंचेगी तो एम्पलीट्यूड इंफिनिटी को रीच करेगा। बट दिस इज द आइडियल केस ऑफ जीरो डैम्पिंग। तो ये जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अगर ये चीज इनफाइनाइट हो जाएगी, लेकिन ये कब होगा, आइडियल केस में, जब हम जीरो डैम्पिंग मानकर चल रहे हैं। इट नेवर अराइजेज इन अ रियल सिस्टम एज द डैम्पिंग इज नेवर परफेक्टली जीरो। तो रियल सिस्टम में ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये वाला फैक्टर तो आएगा, भले कम भी है लेकिन ये फैक्टर बचेगा, तो एम्पलीट्यूड कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। हाँ, काफी लार्ज एम्पलीट्यूड हो सकता है। Then case 2, driving frequency close to natural frequency. So here driving frequency close to natural frequency, यानी हम बात कर रहे हैं ओमेगा डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा नॉट। तो ये अगर बराबर हो गया तो देखो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ सेकंड वाला फैक्टर बचेगा। ओके, तो ओमेगा डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा नॉट। सो एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, तो ये टर्म अप्रोक्सीमेटली 0 हो गई, तो इज लेस देन ओमेगा डी बी इंटू बी। सो एम्पलीट्यूड में अब ये वाली टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी तो बचेगा सिर्फ ये वाली टर्म, तो एम्पलीट्यूड इज ए इज इक्वल टू एफ नॉट बाय ओमेगा डी इंटू बी। तो ये वो कंडीशन आ गई बेसिकली रेजोनेंस वाली कंडीशन। तो जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी और स्मॉल डैम्पिंग की हम बात करें तो वो ये केस बन जाएगा। तो एम्पलीट्यूड वैसे होगा एफ नॉट बाय ओमेगा डी इंटू बी, इसके बराबर हो जाएगा एफ नॉट, मतलब सॉरी एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा एफ नॉट बाय ओमेगा डी इंटू बी हो जाएगा। अब ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा, उसमें भी जितनी कम डैम्पिंग होगी, बी जितना कम होगा एम्पलीट्यूड उतना बढ़ता जाएगा। तो स्मॉल डैम्पिंग के लिए देखोगे एम्पलीट्यूड ज्यादा आएगा, मीडियम डैम्पिंग के लिए थोड़ा कम, हैवी डैम्पिंग के लिए और भी कम हो जाएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड फॉर अ गिवन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ये मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड हो सकता है। हाँ, इस पे क्वेश्चन आ सकता है ये, क्योंकि सिंपल रिलेशन है, रेजोनेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, रेजोनेंस एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, एफ नॉट बाय ओमेगा डी इंटू बी। इसी को रेजोनेंस का ही कंडीशन का हम एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। तो रेजोनेंस फिर से हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। The phenomenon of increase in amplitude when the driving frequency is close to the natural frequency of the oscillator is called resonance. तो जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के नजदीक होगी तो एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए फोर्स्ड ऑसिलेशंस के बारे में। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक एनिमेशन वीडियो है उससे समझते हैं। तो देखिए अभी शुरू में ये जो
रेशो है 0.25। ये बेसिकली क्या बता रहा है, हमको बता रहा है कि ये जो एफ नॉट और एफ जो है, मतलब एफ बाय एफ नॉट का रेशो, तो एफ नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इस सिस्टम की, एफ जो है ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी। फोर्स कहां से मिल रहा है, एक्चुअली ये व्हील यहां से घूमेगा और घूम के क्या करेगा, इसको फोर्स प्रोवाइड करेगा। और देखते हैं हम क्या होगा डिफरेंट सिचुएशन में। तो अभी देखें तो रेशो कितना है, एफ बाय एफ नॉट का 0.25, मतलब जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से 1/4 है, ठीक है। तो देखो यहां से इसको फोर्स मिल रहा है, जो व्हील घूम रहा है ये इसको फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी से 1/4 है। तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा हमें ऑसिलेशन का, एम्पलीट्यूड बहुत ही नॉर्मल एक ऑसिलेशन। अब हमने देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और हमने क्या कर दिया, रेशो 0.5 के आसपास कर दिया। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं 0.5। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ये जो ग्रीन कलर का स्पॉट है ये बता रहा है कि अभी एम्पलीट्यूड थोड़ा बढ़ गया। हमने फ्रीक्वेंसी को रेशो को 0.25 से 0.5 तक ले आए। अब हम क्या कर रहे हैं, इस रेशो को 1 के बराबर कर दिया, यानी मैंने ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दिया। अब देखोगे आप यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएगा। बेसिकली अब क्या होगा, जब ये नीचे जाएगा, इसको नीचे की तरफ, ये उतना ही फोर्स, उसी डायरेक्शन में उसको फोर्स मिलेगा जिस डायरेक्शन में वो जा रहा होगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने इसको और बढ़ा दिया, अब बढ़ा दिया तो अब इस तरफ चले गए, तो फिर से एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम होता जाएगा। तो मेन चीज समझने वाली ये है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम तब होगा जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी। अदरवाइज उससे ज्यादा भी होगी कम भी होगी तो एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। और जिस कंडीशन में दोनों बराबर होंगे, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होता है और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और अगर किसी तरह के क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स आते हैं तो भी हम जो हमने पढ़ा उसका यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। सो फोर्स्ड ऑसिलेशन का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर हुई होगी फोर्स्ड ऑसिलेशंस के रिलेटेड। तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो, और अपने दोस्तों से शेयर करें। कमेंट करके अपना फीडबैक बताएं और बताएं किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए। और हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए, ऑल द बेस्ट।